Good morning, students. How are you all? तो बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसमें हमने 7 कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा आज हम अपना नेक्स्ट 8th कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। अगेन मैं आपसे ये कहूँगा, अपनी नोटबुक जिसमें आपने नोट्स कॉपी किए हैं वो सामने ओपन करके बैठें। जो भी ये मैं आपको बताऊँगा आपको वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से समझते जाएँ, वहाँ पे पढ़ते जाएँ, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? इसीलिए मैंने आपको पहले नोट्स प्रोवाइड किए थे ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। नंबर 8 है बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वर्ड्स को समझ लेते हैं, टॉपिक अपने पास क्लियर। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है बेटा? किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए हम जो पेमेंट देते हैं, हम जो मनी पे करते हैं, वो कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल मतलब वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। ठीक है ना? ऐसी कॉस्ट जो आपने पास्ट में पे की है, यही कंसेप्ट है। देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एसेट्स are recorded in books of account on that value for which they are purchased in past। सारी बातें समझ में आ जाएंगी, एक ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, एसेट्स। एसेट क्या होती है बेटा? एनीथिंग परचेज्ड फॉर द पर्पस टू यूज इट। आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, आपने कोई भी चीज़ परचेज की है, उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है बेटा? आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के लिए उसका बैग, उसकी बुक्स, उसका ज्योमेट्री बॉक्स, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह, ये सब क्या है? आपकी एसेट है, क्योंकि परचेज़ की गई है। क्यों? क्योंकि बेटा आप इनको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है ना? मोबाइल फ़ोन क्यों परचेज़ करते हैं? यूज़ करने के लिए। गाड़ी क्यों परचेज़ करते हैं? यूज़ करने के लिए। बाइक क्यों परचेज़ करते हैं? यूज़ करने के लिए। घर में फर्नीचर है, यूज़ करने के लिए। टेलीविज़न है, यूज़ करने के लिए। ये सब हमारी क्या होती हैं? एसेट्स। जिस तरह से बेटा एक पर्सन की एसेट होती है, उसी तरह से बिजनेस की भी एसेट्स होती है। एग्जाम्पल समझिए, आप कभी रेस्टोरेंट में गए? सॉरी, रेस्टोरेंट एक बिजनेस ही तो है ना। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको चेयर्स एंड टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं जिन पर बैठकर आप आसानी से कंफर्टेबली अपना ईटिंग आइटम कंज्यूम कर सकते हैं। वो चेयर टेबल डेली नहीं खरीद कर लाते हैं, एक बार ही खरीदते हैं, एक बार ही खरीदते। अच्छा, रेस्टोरेंट में आपको क्या बेचते हैं? ईटिंग आइटम्स बेचते हैं, चेयर टेबल बेचते हैं? बेटा ईटिंग आइटम बेचते हैं। चेयर टेबल उनकी क्या बन गई? एसेट्स। ये खरीदी गई है, क्यों? ताकि यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करने के कारण मनी अर्न होती है। ठीक है ना बेटा? दूसरा एग्जांपल लो, क्लास में हम लोग आते हैं, स्कूल में ब्लैक बोर्ड जो है वो भी क्या है? एसेट्स है बेटा। उसको खरीदा गया है, किस लिए? यूज़ करने के लिए। आपकी स्कूल बस, वो क्या है? एसेट्स है। ठीक है ना बेटा? तो ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं किस लिए? किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए। हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे किसका? बिजनेस का। बिजनेस ने एसेट्स परचेज़ की हैं। अच्छा, एसेट्स बुक्स में लिखेंगे हमने क्या क्या परचेज़ किया, वो हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। बेटा एक बात याद रखना, बिजनेस के पास एक एक आइटम का रिकॉर्ड होता है, उसके पास कौन कौन सी एसेट्स है। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एसेट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है कि एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे,
बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑन दैट वैल्यू, वैल्यू मतलब प्राइस, वैल्यू मतलब रुपए, उस रुपए पर जिस पर आपने परचेज किया है पास्ट में, जिस पर आपने किस में परचेज किया है, पास्ट में, बीते हुए कल में आप जो रुपए पेमेंट करके आए हो उन्हीं रुपए के ऊपर हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। सर ऐसे ही तो होता है ना, जो रुपए हम देख के आए हैं उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बेटा वही है, बस उसका एक नाम दे दिया गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जिस वैल्यू पर आपने परचेज किया है पास्ट में उसी वैल्यू पर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। और पास्ट, पास्ट किससे जुड़ा होता है बेटा, पास्ट जुड़ा होता है हिस्ट्री से, तो नाम रख दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच करना है, मैच किसका, मैच। देखो बेटा एक ही उद्देश्य है, बिजनेस क्यों किया जाता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट या लॉस। या तो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर आप लॉस अर्न करना चाहते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपने बिजनेस शुरू किया है। अब प्रॉफिट या लॉस हम हर साल पता लगाते हैं। कल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट, कल ही हमने रीड किया था अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। उसके अंदर हमने रीड किया था कि हर साल अकाउंट्स बनते हैं और हर साल हम अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस का पता लगाने के लिए, इफ अगर यू आर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस, अगर आप अपने खर्चे लिख रही हो ना, देन यू ऑल्सो नीड टू रिकॉर्ड इनकम। आपको प्रॉफिट लॉस जानने के लिए अगर आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको इनकम भी देखनी पड़ेगी। पहले ही दिन मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। इसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट, नेगेटिव हुआ तो लॉस। अगर आप बेटा एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो आपको इनकम भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, यही छोटा सा कंसेप्ट है बस। मैचिंग किस किस की मैच करनी है, इनकम और एक्सपेंस की, इन दो आइटम्स की मैच करनी है बस। नेक्स्ट है बेटा नंबर 10 एंड लास्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लास्ट है बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले मतलब समझते, रेवेन्यू नहीं पता, रिकॉग्निशन नहीं पता, कंसेप्ट का पता है कि बस एक कंसेप्ट होता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है बेटा, रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। वो अमाउंट जो आपने रिसीव किए किसकी सेल से, गुड्स की सेल से। अब सर एक और नया वर्ड आ गया, अब ये गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है द आइटम इन विच बिजनेस डील्स। वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसका बिजनेस व्यापार करता है, उस आइटम को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, गुड्स का। डेल कंपनी किस में डील करती है, लैपटॉप्स में, तो लैपटॉप क्या हो गए इनकी, गुड्स हो गई। ठीक है ना। अच्छा, ओरिएंट कंपनी किस में डील करती है, फैंस में, ये क्या हो गई, गुड्स हो गई। स्लीप वेल कंपनी किस में डील करती है, मैट्रेस, गद्दे, वो क्या हो गए इनके, गुड्स हो गए। वर्लपूल कंपनी फ्रिज बनाती है, ठीक है ना। और एलजी कंपनी फ्रिज, एसी,
वॉशिंग मशीन, ये सब बनाती है, ये सब इनके क्या हो गए, गुड्स हो गए। तो इन सभी कंपनी जो जिस आइटम में डील करती है वो सभी आइटम इनके क्या कहलाएंगे, गुड्स। गुड्स, अच्छा गुड्स समझ में आ गया, द आइटम इन विच बिजनेस डील्स। और इन गुड्स को बेचने से, इन सब आइटम्स को बेचने से जो अमाउंट रिसीव होती है उस अमाउंट को क्या कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। व्हाट इज गुड, द आइटम इन विच द बिजनेस डील्स। अब आता है बारी रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब कब रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्नाइज का मतलब कब रिकॉर्ड करें। देखो बेटा, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के दो कंडीशन है, 2 कंडीशंस। दोनों कंडीशन आपके नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पर समझो क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। एज सेकंड, बायर इज लीगली liable to pay the amount। ध्यान से समझना, ध्यान से। टाइटल ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का जो टाइटल होता है, टाइटल मतलब बेटा इनवॉइस, मालिकाना हक, बिल, मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया। देखो, आप किसी शॉप में गए, आपको फ्रिज खरीदना था, वो शॉप पहले फ्रिज में रखा था, आपने उसे पसंद किया, आपने उसका बिल बनवा लिया। बिल बनवाने के बाद वो फ्रिज की जो ओनरशिप है वो आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है। बात समझ रहे हैं? फ्रिज की जो ओनरशिप है वो आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब क्योंकि अब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है तो आप यानी बायर लीगली कानूनी रूप से आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी, आपको वो रुपए देने पड़ेंगे, आप उसके ज़िम्मेवार हैं। लायबल मतलब ज़िम्मेदार, आपको ही रुपए देने पड़ेंगे, कोई और नहीं दे सकता। अगर आप रुपए नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के 2 कंसेप्ट होते हैं। पहला, टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया हो। सेकंड, बायर लीगली लायबल है पे करने के लिए। जिस दिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं उस दिन हम अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक एग्जांपल, आपने ऑनलाइन वेबसाइट पर एक ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया 1 जुलाई को, ठीक है। आपके पास सप्लाई पहुंची, सप्लाई मतलब डिलीवरी आपके पास आई 14 जुलाई को, ठीक है बेटा। आपके पास सप्लाई कब आई, डिलीवरी कब आई, 14 जुलाई को। आपने जो पेमेंट की वो पेमेंट कंपनी के पास पहुंची 20 जुलाई को। क्या आपने तो कोरियर बॉय को दिया ना, उसको पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन डेट बताइए, कौन सी तारीख को रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर से कोई मतलब है नहीं। सप्लाई डिलीवरी का मतलब है आपके पास फ्रिज आ चुका है, ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। डिलीवरी का मतलब तो यही होता है ना, जब आपके पास गुड आ गया तो आपके पास ओनरशिप आ गई ना। कोरियर बॉय आएगा, साथ में एक बिल भी तो लेकर आएगा। जैसे कोरियर बॉय ने आपको डिलीवरी दी, आप लायबल हो गए, आपको पे करने पड़ेंगे रुपए लीगली रूप से। अगर आप रुपए नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपको रुपए देने पड़ेगा। क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ इस 14 तारीख को सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। पेमेंट कंपनी के पास कब पहुँच रही है? 20 जुलाई, डजन मैटर। कल पढ़ा था एक्रूवल कंसेप्ट, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, शायद परसों पढ़ा था। एक्रूवल, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट का मिलना ना मिलना इम्पोर्टेंट नहीं। ये दोनों कंडीशन ना यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। जिस दिन आपके पास डिलीवरी आई उसी दिन आपके पास ओनरशिप आई, आपके पास ट्रांसफ़र हुई, और उसी दिन आप लीगली लायबल हुए रुपए पे करने के लिए। तो रेवेन्यू पता है कब लिखी जाएगी? रेवेन्यू लिखी जाएगी 14 जुलाई, क्योंकि इस दिन ये दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हुई है। ये था बेटा आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नोटबुक में है, बिल्कुल छोटा सा, समझाने में एक पूरा पेज ऑक्यूपाई हो गया। तो बेटा समझ में आया? These are the 3 concepts and the topic accounting concept is completed.
कल हम करेंगे काउंटिंग कन्वेंशंस और कल हम इस चैप्टर का कर देंगे दी एंड। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लेंगे एक टेस्ट, ठीक है ना। तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से तैयार करें और अच्छी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।